नमस्कार दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बीएचयू बीए एंट्रेंस से संबंधित तैयारी चालू करवाई थी, जिसके लिए हमने उसके बारे में सारी जानकारी अपने पहले वीडियो में दे दी थी कि बीएचयू बीए का जो एंट्रेंस होता है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने पहले वीडियो में दे दी थी। तो अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और अपने जो सारे कन्फ्यूजन हैं वो दूर कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम अपना दूसरा वीडियो लाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सबसे पहले पॉलिटी चालू की थी। पॉलिटी इसलिए चालू की थी क्योंकि ये थोड़ा सा आसान विषय है, इसका सिलेबस कम है और इससे 9 से 10 क्वेश्चन आपके बी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए हमने सबसे पहले पॉलिटी को रखा और उसके लिए चालू करवाया। अपने पहले वीडियो में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उसके क्या क्या प्रावधान थे और किन किन चीज़ों में उसमें नियम कानून बनाए गए। उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपने देखा था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसकी मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी उसकी सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। अब आगे देखते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने की मुख्यतः 3 वजह थी। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसी 3 मुख्य कमियां थी जिनके चलते एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाना पड़ा। अब वो 3 कमियां क्या थी? तो जो सबसे पहली कमी थी वो ये थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। अगर गवर्नर जनरल को कोई भी कानून बनाना होता था प्रशासन के लिए या किसी भी आंतरिक व्यवस्था के लिए, तो उसको अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रस्ताव पारित करना होता था। उसमें दिक्कत ये आने लगी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य थे। अब उनमें से 3 सदस्य अगर गवर्नर जनरल के किसी प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट कर दें तो वो प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाता था, जिससे क्या होता था कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टकरार बढ़ने लगी। ये दिक्कतें लगातार आने लगी, उससे प्रशासन पे असर पड़ने लगा। जो दूसरा सबसे मुख्य वजह था इन दोनों एक्ट को लाने का, वो ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उनमें और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टकरार होने लगी। होता क्या था? होता ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई कानून बनाते और जो सुप्रीम कोर्ट था वो उन कानून को निरस्त कर देता था, जिसके चलते दोनों में टकरार बढ़ने लगी। ये टकरार इतनी बढ़ गई कि खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची। तो इन्हीं तकरारों को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों कानूनों को लाया। जो सबसे तीसरी मुख्य वजह थी इन कानूनों को लाने की, वो ये थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया था। मतलब कि जो एक गवर्नर मद्रास प्रेसिडेंसी में था, एक गवर्नर बम्बई प्रेसिडेंसी में था और एक गवर्नर बंगाल प्रेसिडेंसी में था। जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था और जो बाकी दोनों प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। अब दिक्कत ये आती थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनमें शक्ति और कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था। बस उन्हें उन दोनों को, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को इन बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन शक्ति और कार्यों का निश्चित विभाजन नहीं किया गया था, जिसके चलते दोनों में समस्याएं ये आने लगी कि ये समझ में ही नहीं आता था कि बंगाल का गवर्नर या मद्रास का गवर्नर
सॉरी मद्रास का गवर्नर या बम्बई का गवर्नर किस कानून पर, किस विषय पर खुद से कोई डिसीजन ले और किस विषय पर उसे बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी है। अब इसके चलते कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने लगी। तो ये मुख्यतः 3 वजह थी इन दोनों एक्ट को लाने की। शॉर्ट में इसको एक बार फिर से आप थोड़ा सा रिवाइव कर लें। सबसे पहला रीजन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच जो तकरार बढ़ने लगी वो रीजन था। दूसरा, जो गवर्नर जनरल था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आपस में तकरार होने लगी, क्योंकि गवर्नर जनरल कोई कानून पास करवाना चाहता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको निरस्त कर देती थी, उसके विपक्ष में वोटिंग कर देती थी। तीसरा रीजन, जो दोनों बाकी प्रेसिडेंसियां थी मद्रास और बम्बई, उनके गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में के कार्य और शक्ति में स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया, जिसके चलते दोनों के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो जाता था, जैसे कि किस कार्य को वो दोनों अपने मन से कर सकते हैं और किस कार्य को करने के लिए उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उनमें सिर्फ भारत की पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उस पर या तो संसद भी बना सकती है और राज्य की विधानसभा भी बना सकती है। तो यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया गया है भारत के संविधान में कि कौन कौन सा विषय केंद्र सूची में रहेगा, कौन कौन सा विषय राज्य सूची में रहेगा, कौन कौन सा विषय समवर्ती सूची में रहेगा। लेकिन 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में इस तरीके का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन विषयों पर बाकी दोनों प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने मन से कानून बना सकते हैं और किस विषय पे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी है। वो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए बारी बारी से 2 एक्ट लाए गए। पहला एक्ट 1781 में लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा एक्ट 1784 में लाया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसमें मुख्यतः 2 प्रावधान थे। तो आइए हम बारी बारी से उनको समझ लेते हैं कि वो 2 प्रावधान क्या थे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रावधान था उसमें ये था कि इस एक्ट का उद्देश्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्पष्टतः विभाजित करना था। राजस्व से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकारहीन कर दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर बार बार विवाद आने लगे। अब उन्हीं विवादों को रोकने के लिए इनकी शक्तियों का, इनके अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो राजस्व से संबंधित मामले थे उनमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकारहीन कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद राजस्व से जुड़े कोई मामले पर कानून बनाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार या हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब अगर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद कोई नया कर लगा दे, टैक्सेशन से संबंधित कोई नया लॉ लगा दे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो लॉ अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा आप आज से कंपेयर कर लो। जैसे कि अगर आज भारत की संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान गैर संवैधानिक हो और संविधान के जो रीति रिवाज या संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर देती है। लेकिन 1781 के एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई कानून बना देती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हमारा पहला प्रावधान था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। जो दूसरा प्रावधान था वो ये था कि इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों से संबंधित मामलों को उनके धार्मिक कानूनों और रीति रिवाजों से निपटाएगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख कई तरीके की कम्युनिटी रहती थी। अब इनके अपने अपने धार्मिक कानून और रीति रिवाज होते थे। इसका मतलब ये हुआ
कि हिंदुओं में शादी या फिर तलाक के अलग नियम कानून होते हैं, मुसलमानों में अलग होते हैं। हिंदुओं में एक शादी से ज़्यादा शादी करना गलत माना गया है, जबकि मुसलमानों में चार चार शादियाँ होती हैं। तो इस तरीके के जो विवाद हो जाते थे, उन विवादों को निपटाने के लिए इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर हिंदुओं से संबंधित कोई मामला होगा तो उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और अगर मुसलमानों से संबंधित कोई मामला होगा तो उसे मुसलमानों के रीति रिवाजों के अनुसार और उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रावधान था 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इन्हीं का आप धीरे धीरे असर देखेंगे कि यहीं से हिंदू और मुसलमान में चीज़ें अलग अलग होने लगी। आपने हिंदुओं के लिए अलग तरीके की व्यवस्था बना दी, मुसलमानों के लिए अलग तरीके की व्यवस्था बना दी, और यही सब आगे चल के 1905 में बंगाल विभाजन और फिर 1947 में देश का विभाजन करा देते हैं। तो अंग्रेज़ों की नीति शुरू से ही बहुत कुटिल थी। वो हमेशा भारत पे अपना शासन बनाए रखना चाहते थे, इसके लिए ही वो तरह तरह के नियम कानून लाते थे। खैर, उन सब बातों को जाने दीजिए, हम यहाँ पे अपना देखेंगे कि हमारा आगे क्या है। तो जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो प्रावधान थे जो आपने देख लिए। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इनमें मुख्यतः 3 प्रावधान किए गए थे। इसमें क्या प्रावधान था, आइए बारी बारी से उनको भी समझ लेते हैं। जो हमारा पहला प्रावधान था वो ये था कि इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक मामलों के फैसले ब्रिटेन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कि 24 सदस्य होते थे, करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये प्रावधान था कि जो कंपनी थी उसके सारे राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही फैसले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेंगे जो ब्रिटेन में बैठे होते थे। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कंपनी को व्यापार से संबंधित कोई कानून बनाना है या कोई किसी तरीके की नीति लागू करनी है, तो उसके लिए भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबसे सर्वोच्च इकाई थी। वही तय करती थी कि किस तरीके की नीति कंपनी बनाएगी और किस तरह की नीतियों पर कंपनी चलेगी। दूसरी तरफ अगर कंपनी को कोई राजनीति से संबंधित, मान लीजिए कि किसी देसी रजवाड़े का अधिग्रहण करना है, मान लीजिए कि किसी भी राजवाड़े का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उनका अधिग्रहण करना है या फिर कहीं युद्ध करना है, तो वो फैसले भी कौन लेता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही लेता था। मतलब कि जो राजनीतिक फैसले हैं कंपनी के और जो व्यापारिक फैसले हैं, दोनों ही कौन ले रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ले रहा है। ये अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन 1784 के एक्ट के द्वारा इस व्यवस्था को बदल दिया गया। इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि जो व्यापारिक मामले हैं उनके फैसले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेगा, लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं उनके फैसले लेने के लिए एक अलग 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण कर दिया गया है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो अब सिर्फ व्यापारिक मामलों पे फैसले लेगा, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके पास पूरा का पूरा राजनीतिक मामला आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आपके 24 सदस्य होते थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश सरकार का कोई मंत्री होता था। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का। जो दूसरा प्रावधान था उसको देख लेते हैं। इसमें 1773 में गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को इस कार्यकारी परिषद की सहमति लेनी आवश्यक होती थी, परंतु इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए पूरा मंत्रिमंडल होता है, वित्त मंत्री होते हैं, वित्त से संबंधित मामले देखते हैं, विदेश मंत्री होते हैं,
विदेशी संबंध से संबंधित मामले देखते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्रालय होता है। इसी तरीके से वहाँ पे भी जो गवर्नर जनरल था उसको सहायता देने के लिए इसी तरीके से 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया था। अब उसमें क्या होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नर जनरल को अगर कोई भी कानून पास करना है तो उसको किसकी सहमति लेनी होती थी, आपके अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये आने लगी कि अगर कोई कार्यकारी परिषद अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहता है और कार्यकारी परिषद में जिसमें कि 4 सदस्य हैं उनमें से अगर 3 सदस्य गवर्नर जनरल के प्रस्ताव के अगेंस्ट में वोटिंग कर दें तो वो प्रस्ताव वहीं पे ख़त्म हो जाता था। मतलब कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब इसके चलते समस्याएं आने लगी प्रशासन में। इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इस कानून में, मतलब 1784 के पिट्स इंडिया कानून में ये प्रावधान कर दिया कि जो 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उनकी संख्या 3 कर दी गई। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल को कोई कानून पास करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के सिर्फ एक सदस्य का ही सहमति लेना आवश्यक हो गया। मतलब कि 3 सदस्य पहले से हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में, एक गवर्नर जनरल है, तो एक गवर्नर जनरल का अपना वोट हो गया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वोट हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी सदस्य का वोट हो गया। मतलब कि 2-2 से टाई हो जाता था। 2 वोट अगर उस प्रस्ताव के विरोध में भी आ गए तब भी गवर्नर जनरल किसी भी प्रस्ताव को पास करा लेता था। क्यों भाई, 2-2 से तो टाई हो रहा है, लेकिन जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो का अधिकार था। मतलब टाई होने की स्थिति में, मतलब अगर प्रस्ताव के पक्ष में भी 2 वोट पड़े, विपक्ष में भी 2 वोट पड़े तो टाई हो गया। लेकिन यहीं पे गवर्नर जनरल अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता था जो कि इसी एक्ट में उसको दी गई थी। अब वो कोई भी कानून, कोई भी प्रस्ताव पास करा लेता था सिर्फ एक सदस्य की सहमति से। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, किस कानून के तहत? उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा 1784, 1771, 1782, 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784। अब इसका जो तीसरा प्रावधान है वो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। अब इनको कंपनी का क्षेत्र बोला जाता था क्योंकि कंपनी का अधिकार था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही उसी समय से ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कंपनी पर अपना कंट्रोल बढ़ाने लगी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कहीं जाके किसी दूसरे देश में व्यापार करती है और धीरे धीरे वहाँ पे सत्ता में आ जाती है, मतलब वहाँ के क्षेत्रों को जीत के, युद्ध करके रिलायंस कंपनी वहाँ के क्षेत्रों को जीत करके उस पर अधिकार कर लेती है। अब क्या होता है कि भारत सरकार धीरे धीरे रिलायंस पर अपना वर्चस्व बढ़ाने लगती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी भारत में आती है, यहाँ व्यापार करने आती है, धीरे धीरे यहाँ के क्षेत्रों को जीतना चालू कर देती है और सीधे प्रशासन में भी अपना काम करने लगती है। उसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीते हुए क्षेत्र थे उन्हीं पर अपना शासन बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कानून लाना चालू करती है, जिसमें सबसे पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे, जो उसके द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे, उसको अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब कि अभी तक वो कंपनी के क्षेत्र बोले जाते थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र बोले जाएंगे। तो ये इसका तीसरा इम्पोर्टेंट प्रावधान था। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1833 का एक्ट। उसमें आपको सीधा आंसर करना है 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा।
तो दोस्तों ये था आपका 1781 और 1784 का एक्ट। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है, जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भी आप कमेंट करके पूछें, हम ज़रूर से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।